हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। इसके 4 लेक्चर हो चुके हैं, आज लास्ट लेक्चर है और ये 5वां लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स खत्म हो गया था। सेकंड लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए थे बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। ये सारे टॉपिक खत्म करके हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तक खत्म किए थे, ठीक है। तीसरे लेक्चर में हमने देखा था नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ये पूरा कंप्लीट हो चुका था। फिर हमने फोर्थ लेक्चर में स्टार्ट किया था मेटाबोलाइट बेसिस फॉर द लिविंग, कैसे जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए किस तरीके से लिविंग है, कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। हमने देखा था कि जो मेटाबॉलिज्म है ये दो चीज़ से होता है। मेटाबॉलिज्म इक्वल टू होता है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, किसी चीज़ का बनना एनर्जी लेके और किसी चीज़ का टूटना एनर्जी बाहर निकालना, इस सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, एक साथ मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं इनमें क्या होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स से भी सिंपल स्ट्रक्चर बनता है और सिंपल से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि एसिटिक एसिड क्या बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। सिंपल से क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अगर हम बात करते हैं हमारे स्केलेटन मसल में, जब ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब कंडीशन कैसा है, एनर्बिक, जब ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं हो पा रही है उस टाइम क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो टूट टूट के क्या बना है, लैक्टिक एसिड बना रहा है। कहाँ, हमारे स्केलेटन मसल में। तो आप देख सकते हैं कि जो सिंपल स्ट्रक्चर है एसिडिक एसिड कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है, या बोल सकते हैं बायोसिंथेटिक हो रहा है। यहाँ पे एटीपी का यूज होगा, यहाँ पे एटीपी यहाँ पे यूज होगा, यूटिलाइज करेगा ये प्रोसेस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म में, जहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन में क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एग्जांपल देखते हैं एनाबॉलिक का, तो हम लोग देख चुके हैं स्केलेटल मसल, जहाँ पे ग्लूकोज टूट टूट के क्या बना, लैक्टिक एसिड बना रहा है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड जो बनता है 10 मेटाबॉलिक स्टेप में होता है। ग्लाइकोलिसिस में देखेंगे, हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, जब ब्रेक हो रहा है, कोई भी बोल सकते हैं मॉलिक्यूल टूट टूट के एनर्जी की फॉर्मेशन कर रहा है, उस टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, इस जो एटीपी जो निकल रहा है, जो रिलीज हो रहा है, इसको किसी केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में इनको स्टोर करके रखती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं, ठीक है। और यही एटीपी का इस्तेमाल किया जाता है बायोसिंथेटिक करने में, मीन्स एनाबॉलिज्म करने में, या फिर ऑस्मोटिक हो गया, या फिर मैकेनिकल वर्क में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं लिविंग स्टेट। कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग कैसे है, कोई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, चाहे एक सेल के बने हुए बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोन हो चुका है। फंजाई में अगर हम बात करते हैं, ईस्ट की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर में, तो मोस्ट ऑफ द फंजाई हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए। तो इनमें क्या है, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिससे ये लिविंग होते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए, अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की, तो उनके कंसंट्रेशन अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन में, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन में, जो ब्लड है, ब्लड के पास क्या है, वो गैसेस का एक्सचेंज कराता है, न्यूट्रिएंट का करा सकता है, हार्मोन्स का कराता है, बोल सकते हैं ये एक्सचेंज में बहुत हेल्प कराता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा। ब्लड में हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है किसी नॉर्मल इंडिविजुअल या हेल्दी पर्सन में देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 4.2 मिलीमोल पर लीटर से लेके 6.1 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। ये क्या है, कंसंट्रेशन है किसका, ग्लूकोज का, कहाँ पे, ब्लड के अंदर, ठीक है। अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं, ये भी रिलीज होता है, लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में निकलता है। कितना, नैनोग्राम पर एमएल है, लीटर नहीं पर एमएल है, ठीक है। अगर कोई बायोलॉजिकल सिस्टम है वो लिविंग है, तो कब होगा, स्टेडी स्टेट में होगा, जहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं बायोमॉलिक्यूल के। क्योंकि जो बायोमॉलिक्यूल होता है ये क्या करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, कभी कैटाबॉलिज्म कर रहा है तो कभी एनाबॉलिज्म कर रहा है, ठीक है। स्टेडी स्टेट क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, जब बॉडी में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म लगातार चलता जा रहा है, ठीक है, कभी भी यहाँ मेटाबॉलिज्म रुक नहीं रहा। जैसे ही मेटाबॉलिज्म अगर बॉडी के अंदर रुक गया, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होना बंद हो गए, इसका मतलब बॉडी कहाँ चली गई, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ये जो सिस्टम है हमारा लिविंग सिस्टम जो है ये कहाँ चलेगा, इक्विलिब्रियम में, मतलब डेथ हो जाएगी उस टाइम ऑर्गेनिज्म की। इसीलिए लिखा गया है कि जो लिविंग स्टेट है ये क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम है, स्टेडी स्टेट है, जिसकी वजह से हम लोग काम कर सकते हैं, कैपेबल है काम करने के लिए, परफॉर्म कर सकते हैं वर्क, और ये हमको दिखाता है कि हम क्या है, जिंदा हैं। जो लिविंग प्रोसेस है ये कॉन्स्टेंटली एफर्ट करते हैं कि हम इक्विलिब्रियम में ना जाए, इसीलिए काम करते रहते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। एनर्जी किस फॉर्म में आता है, फूड के फॉर्म में आता है, जिससे हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप की यहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवे फॉलो करके क्या निकालती है, एटीपी बनाती है। और जो एटीपी है इसका खर्चा होता है हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए, ठीक है। जो मेटाबॉलिज्म होता है एक ऐसा मैकेनिज्म है जो क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। लिविंग स्टेट की बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, एक दूसरे का पर्यवाची है। विदाउट मेटाबॉलिज्म कोई लिविंग स्टेट नहीं है। कोई बॉडी बोल सकते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म, उसका लिविंग सिस्टम सही से चल नहीं रहा है। जब तक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एंजाइम। लगभग जितने भी एंजाइम दुनिया में प्रेजेंट है, लगभग ऑलमोस्ट, तो वो कैसे हैं, प्रोटीनियस है। लेकिन कुछ ऐसे भी एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड के बने, जैसे कि राइबोजाइम हो गया। एंजाइम के पास प्रोटीन जैसा स्ट्रक्चर होगा अगर प्रोटीनियस है तो,
प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंडरी हो गया यहाँ पे हेलिकल शेप का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर, जो टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल कर रहा है कहाँ पे, एंजाइम में। देखिए जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ना, आप देखेंगे वो कैसे हैं, यहाँ पे हॉलन वुलन बॉल की तरह है, बीच बीच में यहाँ पे देखिए अपने आप से ही क्या हो रहा है, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जा रहा है। इस कंडीशन में देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे पॉकेट्स बन रहे हैं। इसी पॉकेट्स को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। किसमें बोलते हैं, एंजाइम के अंदर, जहाँ पे इस तरीके से फोल्डिंग हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉकेट बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं एक्टिव साइट बोलते हैं। इसी एक्टिव साइट के अंदर जो सबस्ट्रेट होगा वो आके फिट हो जाएगा। कहाँ, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है यहाँ पे सबस्ट्रेट आके पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। फिर एंजाइम क्या करेगा, इसके साथ अपना बॉन्ड बनाएगा, ES बोल सकते हैं। ES का मतलब हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट के अंदर बॉन्ड वगैरह तोड़ के यहाँ पे क्या बनाने की कोशिश करेगा, प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा अपने एक्टिव साइड में। जब EP बन चुका है तो अब क्या होगा, पूरी तरीके से प्रोडक्ट बन गया तो फिर एक्टिव साइड से क्या हो जाएगा, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा और एंजाइम फिर से रेडी हो जाएगा सबस्ट्रेट को पकड़ने के लिए। यहाँ पे देखा गया है कि जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, लिविंग सिस्टम के अंदर जितनी भी बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन चल रहा है, एंजाइम क्या करता है, उसको बहुत उसके रेट को बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है और एक नॉर्मल एंजाइम के अंदर। जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है ना, ये हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे भी काम कर सकता है, लेकिन जो एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डैमेज्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम जो है उसका टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, प्रोटीन जो है उसका टर्सरी स्ट्रक्चर हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं लो टेम्परेचर पे, ठीक है, वो कैसे होते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। एंजाइम क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे। फिर देखा जाता है कि जो एंजाइम है, अगर हम इसको आइसोलेट करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हाई टेम्परेचर पे रह रहे हैं, जहाँ पे जैसे हॉट वेंट हो गया, सल्फर स्प्रिंग हो गया, यहाँ पे क्या है, स्टेबल है उसके बॉडी में, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंजाइम क्या है, स्टेबल और काम भी कर रहे हैं, उनका कैटलिक पावर भी चल रहा है हाई टेम्परेचर पे, चाहे 80 से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस। और इतने हाई टेम्परेचर पे कौन रहेगा, बैक्टीरिया ही रह सकता, और कोई तो इंसान रह नहीं सकता, ठीक है। तो उसके अंदर से अगर एंजाइम निकाला जाएगा तो वो इतने हाई टेम्परेचर पे भी अपना काम कर रहा है, आइसोलेट किया जाएगा। यहाँ पे ऐसे हाई टेम्परेचर पे उस बैक्टीरिया के लिए या फिर उस ऑर्गेनिज्म के लिए एंजाइम का थर्मल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके वो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं उनकी बॉडी में अपना काम कर पाएगा, ठीक। फिर देखते हैं केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स को पढ़ने से पहले हमें केमिकल रिएक्शन समझना पड़ेगा, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है। फिर एंजाइम का क्या काम होता है किसी केमिकल रिएक्शन में, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को कोई एंजाइम बहुत जल्दी जल्दी करता है, बढ़ा देता, प्रोसीड करा देता है। जैसे देखिए, जो केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल कंपाउंड है, दो टाइप के यहाँ पे चेंजेस दिखाते हैं। पहला होगा फिजिकल, दूसरा होगा केमिकल। फिजिकल में क्या होता है, सिंपली जो होता है शेप वगैरह चेंज होता है, वहाँ पे बॉन्ड नहीं टूटते हैं, शेप चेंज हो सकता है, ठीक है, बॉन्ड नहीं टूटेंगे, इन्हें कहेंगे फिजिकल प्रोसेस। इसके अलावा जो फिजिकल प्रोसेस होता है यहाँ पे स्टेट चेंज होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आइस है, आइस को हम मेल्ट करा दिए हीट करा के, तो क्या बन गया, लिक्विड बन गया, वाटर बन गया। वाटर को फिर से हम क्या किए, हीट करा दिए, ये क्या हो गया, वेपर बन गया, एवापोरेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका स्टेट बदल रहा है, लेकिन कोई बॉन्ड नहीं टूटे। तो ये क्या है, ये भी फिजिकल प्रोसेस है। जब कभी बॉन्ड टूटने लगते हैं, ठीक है, नए बॉन्ड बनने लगते हैं, पुराने बॉन्ड टूटने लगते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, सबस्ट्रेट किसमें बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक दिया गया है इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे बेरियम सल्फेट का रिएक्शन कराया जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जहाँ पे साल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग स्टार्च में हाइड्रोलिसिस कराए, स्टार्च में अगर हम लोग वाटर ऐड कर दें तो क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। ये भी क्या है, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। अगर हम बात करते हैं जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जो रेट है फिजिकल केमिकल प्रोसेस का, ये किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, ठीक है। कितना जो रेट है, रेट को डिवाइड करेंगे हम, जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बना उसको टाइम से, तो ये क्या होगा, रेट को डिफाइन कर रहा है। तो किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस का हमको डिफाइन करना, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, कितने अमाउंट प्रोडक्ट बन रहा है, कितने टाइम में, इसे एक्सप्रेस किया गया है। रेट के पास क्या हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, अगर उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई है तो, ठीक है। रेट फिजिकल केमिकल प्रोसेस दोनों को इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। एक जनरल थंब रूल है, आप इसको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, कि अगर रेट की बात करें, रेट डबल हो गया या फिर आधा हो गया, यहाँ पे डबल हो गया या फिर हाफ हो गया,
कैसे होगा, हर 10 डिग्री सेल्सियस को हम यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज करते जा रहे हैं, उस टाइम क्या होगा, रेट या तो डबल हो जाएगा या तो फिर हाफ हो जाएगा। फिर बात करते हैं कैटलिस्ट रिएक्शन के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल बढ़ा देता है। जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, कैटलिस्ट में कौन आएगा, एंजाइम आएगा। जब हम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, ये क्या करता है, रिएक्शन पहले से ही हो रहा है, बस उसके रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जब एंजाइम क्या करता है, कैटलाइज करता है रिएक्शन को, तो आपको देखने को मिलता है कि जो रेट था, अब जब हमने रिएक्शन पहले कराया, जब कोई एंजाइम नहीं था, कोई कैटलिस्ट नहीं था, उससे कई गुना ज़्यादा रेट क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे एग्जांपल दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन नॉर्मली करा रहे तो कार्बोनिक एसिड बन रहा है। जब हम कोई एंजाइम इस्तेमाल नहीं कर रहे, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, देखिए ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है। 1 घंटे के अंदर, 1 आवर्स के अंदर 200 मॉलिक्यूल किसके बन रहे हैं, कार्बोनिक एसिड के बन रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने एंजाइम इस्तेमाल किया, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इस एंजाइम का हमने इस्तेमाल किया, हमने CO2 और वाटर को क्या किया, एक साथ रख के इस एंजाइम की मदद से 1 सेकेंड में हम देखते हैं कि यहाँ पे 6 लाख मॉलिक्यूल बनने किसके, कार्बोनिक एसिड के बनना स्टार्ट हो गए। ये देखने को मिलता है कि जो एंजाइम है उसने रिएक्शन को इतना तेज, इतनी स्पीड में बढ़ा दिया कि हम देख रहे हैं 10 मिलियन टाइम्स जो पहले रिएक्शन हो रहे थे बिना कैटलिस्ट की मदद से, बिना एंजाइम की मदद से, उससे 10 मिलियन टाइम्स क्या हो गया, ये और तेज स्पीड में बढ़ गया। क्योंकि जब हमने देखा कोई एंजाइम नहीं था, हमने कोई एंजाइम का इस्तेमाल नहीं किया, बिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम लोग कर रहे थे ये रिएक्शन, तो 1 घंटे में कितने मॉलिक्यूल बन गए, 200। लेकिन जैसे हमने एंजाइम यहाँ पे लेके आए, कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड जो है हर 1 सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यहाँ पे बन रहे 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो एंजाइम ने क्या किया, इसकी स्पीड को बोल सकते हैं, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसको बहुत ज़्यादा 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा इसकी स्पीड को बढ़ा दिया पहले से। ठीक है, फिर देखते हैं कि हज़ारों तरीके के एंजाइम जो होते, जो जिनके पास केमिकल या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन करने की क्षमता होती है। यहाँ पे मल्टीपल स्टेप होते हैं केमिकल रिएक्शन के, जो कि आपको देखने को मिले। जैसे ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक एसिड बन रहा है। यहाँ पे जो मेटाबॉलिक पाथवे है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है। 10 डिफरेंट टाइप के एंजाइम इस्तेमाल होते हैं मेटाबॉलिक पाथवे में, हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस में इसको। ठीक है, आपको पढ़ने को मिलेगा कब, रिस्पायरेशन वाले चैप्टर में। फिर देखते हैं कि अलग अलग डिफरेंट कंडीशन में क्या होता है, प्रोडक्ट अलग अलग बनने लगते हैं। जब कंडीशन एकदम नॉर्मल एरोबिक कंडीशन है तो पायरुविक एसिड बन रहा है, लेकिन जैसे ही कंडीशन एनारोबिक हो गया, मीन्स ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, उस टाइम क्या होगा, यही पायरुविक एसिड आगे टूट के हमारे स्केलेटन मसल में क्या बनाना, लैक्टिक एसिड बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि यहाँ पे क्या रहा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, कंडीशन कैसा हो गया, एनारोबिक कंडीशन हो गया। फिर बात करते हैं ईस्ट के अंदर एक फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है, एक सेल से बनी हुई। इसके अंदर देखते हैं कि हम ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहे, हम फर्मेंटेशन करा रहे हैं। इसमें भी आपको प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या बना, एथेनॉल बन रहा है, CO2 बनेगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अगर कंडीशन क्या है, एरोबिक है, तो आगे पायरुविक एसिड और सब कुछ प्रोडक्ट आगे बनाएगा। लेकिन कंडीशन में अगर क्या है, एनारोबिक कंडीशन, अगर हम बात करें ह्यूमन के स्केलेटन मसल में, तो यहाँ पे ग्लूकोज टूट के क्या बना रहा है, लैक्टिक एसिड बना रहा है। अगर हम लोग ईस्ट की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर रहे हैं, फर्मेंटेशन करा रहे हैं, उस टाइम में क्या होगा, इथेनॉल की फॉर्मेशन होगी। डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। फिर देखते हैं किस तरीके से एंजाइम अपना काम कर रहा है। क्या होता है कि जो एंजाइम है, एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर है किसका, प्रोटीन का। बीच बीच में जहाँ जहाँ फोल्डिंग हुई है वहाँ वहाँ पॉकेट्स बने, क्रिप्स बने, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्टिव साइट। इसी एक्टिव साइट में क्या होता है, सबस्ट्रेट आके फिट हो जाता है, पूरी तरीके से सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या होगा कि इसमें जो एंजाइम है वो धीरे धीरे बॉन्ड तोड़ देंगे किसके, सबस्ट्रेट के, फिर प्रोडक्ट बनाएंगे, बाद में रिलीज कर देंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक्टिव साइड में क्या होगा। इस तरीके से एक्टिव साइड है, सबस्ट्रेट यहाँ पे फंस गया, पूरी तरीके से फिट हो चुका है। अब इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, ES कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम के एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट पूरी तरीके से यहाँ पे टाइटली फिट हो चुका है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, ये ट्रांजिएंट है या बोल सकते हैं शॉर्ट लिव्ड है, बहुत ही हाई अनस्टेबल है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, यहाँ पे रिएक्शन बहुत जल्दी होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी कॉम्प्लेक्स बन चुका है ES कॉम्प्लेक्स, अब एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट के बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट करेगा, नए बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, फिर क्या बनेगा, EP कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस EP कॉम्प्लेक्स को जब पूरी तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, तो फिर एंजाइम क्या करेगा, अपने एक्टिव साइड से इस प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो जब इस स्टेट में देखने को मिलता है कि जो सबस्ट्रेट है जो एंजाइम से बाइंड किए हैं एक्टिव साइड में, ये क्या करे, एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर है, थोड़े समय तक रहेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम खुद सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे और पूरी तरीके से तोड़ देंगे, और फिर बाद में क्या करेंगे, प्रोडक्ट को रिलीज करा देंगे अपने एक्टिव साइड से।
ये जो पाथवे था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसका, ट्रांजिशन स्टेट का। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि यहाँ बोल सकते हैं सबस्ट्रेट से यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। इसमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और लास्ट में एक स्टेबल सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ग्राफ देखते हैं जो एक्स एक्सिस है इसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन। वाई एक्सिस पे हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट से हमें क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ पे देखिए सबस्ट्रेट रखा गया है, जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एनर्जी हम जानते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, स्टेबिलिटी के। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसके अंदर स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब यहाँ सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट में एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, तो इसका मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या है, कम है, और यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। सबस्ट्रेट है जो क्या हो रहा है, यहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एंजाइम नहीं प्रेजेंट है, तो जो ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने का जो पूरा स्टेट है यहाँ पे देखने को मिले, जो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होगी, विदाउट किसके प्रेजेंस में नहीं होगी, एंजाइम के। यहाँ पे एंजाइम नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही हमने एंजाइम को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो सबस्ट्रेट है ना वो इजीली प्रोडक्ट में बदल जाता है। यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है एंजाइम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रिएक्शन बहुत तेज होने लगता है, प्रोडक्ट बहुत जल्दी रिलीज होने लगते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो स्टेबिलिटी है ना ये एनर्जी से रिलेटेड है। इसके अलावा हमने ग्राफ देखा था, जो वाई एक्सिस था वहाँ पोटेंशियल एनर्जी था, एक्स एक्सिस में हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रोग्रेशन, जो स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या फिर जो भी स्टेट चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। यहाँ पे जो पी है, जहाँ पे पी की बात किया जा रहा है, जो पी है प्रोडक्ट, ये लोअर है एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट। एनर्जी के लेवल में देखा जा रहा है कि यहाँ पे एनर्जी कम है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी कम है, यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोडक्ट में ज़्यादा हो गई। जब स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई, एनर्जी में हम लोग देखते हैं, जब केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, जब प्रोडक्ट है वहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब वो प्रोसेस कैसा, एक्सोथर्मिक है, एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है, या फिर हम इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। अगर ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें हमें खुद से एनर्जी देनी पड़ रही है बाहर से, इसके बाद वो जाके केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आगे प्रोसीड हो रहा है, ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जब हम सबस्ट्रेट यस को क्या कर रहे हैं, जिसके पास हाइयर एनर्जी, उसको यहाँ पे बोल सकते उसके ट्रांजिशन स्टेट में ला रहे हैं विदाउट एंजाइम के प्रेजेंस पे, तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जब जैसे हम एंजाइम को लेके आए, जो सबस्ट्रेट है वो क्या हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी तब भी रहेगा, लेकिन एज कम्पेयर टू पहले, जैसे जब एंजाइम का इस्तेमाल नहीं हो रहा था तब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे क्या था, ज़्यादा था, लेकिन जैसे हमने एंजाइम का इस्तेमाल किया उसने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके यहाँ पे सबस्ट्रेट को ईजिली प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर दिया। आगे देखते हैं नेचर ऑफ द एंजाइम एक्शन, किस तरीके से एंजाइम काम करते हैं। जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। क्या कैसे बाइंड करते हैं, अपने एक्टिव साइड में क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को फिट करा देते हैं। वो बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में बोलते हैं यहाँ पे एंजाइम क्या करता है, जो भी बॉन्ड्स वगैरह होंगे उसको सबस्ट्रेट में तोड़ेंगे, नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो एंजाइम है खुद अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं लाएगा, अपने अंदर कोई भी मतलब इनके ना शेप में चेंज देखने को मिलेगा, ना कोई इनमें बॉन्ड टूटने का कुछ भी, ये जैसे पहले थे वैसे सेम बाद में भी रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम के एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट बाइंड करके कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, ES कॉम्प्लेक्स बना, जो कि शॉर्ट लाइट होगा, थोड़े समय तक ही रहेंगे। यहाँ पे एंजाइम अपना काम करेगा, सबस्ट्रेट को तोड़ तोड़ के प्रोडक्ट बना रहा अपने एक्टिव साइड में। फिर क्या होगा, जब प्रोडक्ट बन गया फिर इसको एंजाइम क्या करेगा, प्रोडक्ट को अपने एक्टिव साइड से रिलीज कर जाएगा, लेकिन एंजाइम में कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसे पहले था वैसे अभी भी है, और फिर से क्या करेगा, एक नए सबस्ट्रेट की तलाश में निकल जाएगा। तो देखिए पहले में क्या होगा, जो सबस्ट्रेट होगा एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाएगा एंजाइम से, वो भी ठीक है टाइटली बाउंड होगा। देखिए बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट जो होता है एंजाइम के पास क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो एक्टिव साइट है सारे सबस्ट्रेट के लिए एकदम सेम हो, यहाँ पे क्या होता है कुछ जो बोलते हैं एडजस्टमेंट करना पड़ता है किसको, एंजाइम को, ताकि जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे ईजिली या टाइटली यहाँ पे फिट हो जाए। जब इस तरीके से पूरा फिट हो जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो हेल्प करेगा कि जो भी एंजाइम होंगे ये सबस्ट्रेट को तोड़ते जाएंगे, यहाँ पे जो भी बॉन्ड होगा तोड़ेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, फिर से एक नया कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, EP कॉम्प्लेक्स होगा। जब पूरी तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा तो एंजाइम क्या करेगा, अपने एक्टिव साइड से प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा और एंजाइम खुद फिर से फ्री हो जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, जिस तरीके से वो था वैसे ही स्ट्रक्चर बना है। अब फिर से जाके उसके पास अभी भी कैटलिक पावर एक्टिविटी है, अभी वो फिर से वो कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है, फिर से नए सबस्ट्रेट की तलाश में निकल जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। ऐसा तो है नहीं कि सभी टेम्परेचर पे, सभी pH पे, सभी कंडीशन में एंजाइम एक्टिव हो सकते हैं, ऐसा तो है नहीं।
कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं, प्रभाव डालते हैं इन पे। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन द कंडीशन विच कैन बी अल्टर द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखिए ज़्यादा करके जो एंजाइम्स है वो क्या टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन के। अब टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इसका मतलब कहीं ना कहीं टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का वो भी तो कभी ना डैमेज तो होता था, कभी वो भी तो टूटता था। तो हाँ, अगर हम बात करते हैं एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी तब इफेक्टेड होगी डिफरेंट कंडीशन में जब उसके टर्सरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा तब। These included the temperature, pH, change in the substrate condition or the binding of specific chemical that regulates its activity। ठीक है, ये इंक्लूड करेगा क्या, पहला टेम्परेचर होगा, दूसरा pH होगा, तीसरा क्या होगा यहाँ पे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं है कि 2 एंजाइम है और 15 ठो यहाँ पे सबस्ट्रेट डाल दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि जितने भी एक्टिव साइट होंगे वो सब कुछ फुलफिल हो गए हैं, कंप्लीटली फुलफिल हो गए किसमें, एंजाइम में। तो बहुत सारे सबस्ट्रेट ऐसे ही रह जाएंगे जो बिना एंजाइम के अपना रिएक्शन शो करेंगे, वो बहुत स्लो होगा। ठीक है, जो बाइंडिंग है स्पेसिफिक केमिकल का वो भी रेगुलेट करता है क्या, इनकी एक्टिविटी को। देखिए पहले हम लोग टेम्परेचर और पीएच देखते हैं। एंजाइम जनरली फंक्शन इन द नैरो रेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड पीएच। ऐसा नहीं है कि सभी टेम्परेचर पे सभी पीएच पे एंजाइम काम करते, नहीं, बहुत नैरो, बहुत कम। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, एक ऑप्टिमम पीएच होता है जहाँ पे एंजाइम अपनी एक्टिविटी पूरे अच्छे पीक लेवल पे दिखाती है। देखिए ईच एंजाइम शो इट्स ग्रेटेस्ट एक्टिविटी एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, हर एक एंजाइम अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी बोल सकते हैं, उसका एकदम पीक वाला लेवल जहाँ पे वो अपना पूरा अच्छे से काम दिखा रहा है, वो एक बोल सकते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर हो सकता है या फिर ऑप्टिमम पीएच हो सकता है। एक नैरो रेंज में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि सारे टेम्परेचर सारे पीएच पे एंजाइम अपनी हरदम एक्टिविटी दिखा रहे। कौन सी, कैटलिस्ट वाली। एक्टिविटी डिक्लाइनिंग बोथ द बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ग्राफ दिया गया है इस तरीके से, तो एक्टिविटी जो है पीक पे यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम पीएच है। अगर हम बात करते हैं एक्टिविटी कम हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी एंजाइम की, चाहे आप उनके ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच से नीचे आएँ या फिर ऊपर जाएँ, उससे क्या हो जाएगी, एक्टिविटी कम। अगर आप सोच लीजिए कि पीएच मान लीजिए 5 है, ठीक है, इस पे एंजाइम की एक्टिविटी आप सोच रहे हैं 4 पे भी कर ले, 6 पे भी कर ले, 7 पे कर ले, क्या पता और अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं होता। एक ऑप्टिमम पीएच पे ही एंजाइम एक्टिव है। अगर मान लीजिए एंजाइम कम कर रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप सोच रहे लाइए मैं 40 डिग्री सेल्सियस कर लूँ, एंजाइम और अच्छे से काम करेगा और दुगनी रफ्तार से, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, एक नैरो रेंज में आपको टेम्परेचर और पीएच देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एंजाइम की एक्टिविटी पीएच के लिए, ये क्या है, नैरो रेंज है, ये देखिए पीक पॉइंट है, ये देखिए टेम्परेचर के रेफरेंस में है, ये देखिए पीक पॉइंट है। इस पीक पॉइंट में इसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पीएच है ये, इसको बोलेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर है ये। ठीक है, इस ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच पे यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप इसके नीचे जाएंगे, इसके अबव जा रहे हैं, धीरे धीरे लो जा रहे हैं या फिर बिलो जा रहे हैं, तो आपको एक्टिविटी क्या है, घटता हुआ दिखेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्परेली इनएक्टिव स्टेट, वेयर एज द हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय द एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज द प्रोटीन आर डिनेचर बाई हीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम जो है अगर टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाए, ठीक है, तो भी काम नहीं करेगा, वो क्या हो जाए, इनएक्टिवेट हो जाएगा। अगर टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो यहाँ पे क्या होगा, जो टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा हीट की वजह से, जिसकी वजह से एंजाइम खत्म हो गया, उसका कोई काम नहीं है। तो याद रखिएगा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच पे ही एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो कर सकता है। अगर जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यहाँ पे जो टर्सरी स्ट्रक्चर है हीट की वजह से, जो टर्सरी स्ट्रक्चर है किसका, प्रोटीन का, ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एंजाइम खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एक्टिविटी वगैरह कुछ शो नहीं होगा। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बहुत कम कर दिया तो क्या होगा, कुछ समय के लिए, जब तक टेम्परेचर आपने कम रखा है तब तक के लिए क्या होगा, जो एंजाइम वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्टिमम पीएच ऑप्टिमम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने एंजाइम देख लिए 10, मान लीजिए 10 एंजाइम यहाँ पे, आपने क्या किया 100 सबस्ट्रेट ला के रख दिए कि कोई बात नहीं 10 एंजाइम में हम 100 सबस्ट्रेट से जल्दी जल्दी यहाँ पे प्रोडक्ट बना लेंगे, ऐसा नहीं है। जितने एक्टिव साइट इनके खाली होंगे उतने ही सबस्ट्रेट को ये बाइंड करेंगे, बाकी सबस्ट्रेट वहीं पर रह जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का ये भी मायने रखता है। With the increase in the substrate concentration, the velocity of the enzymatic reaction is rise first। पहले क्या होगा, जैसे ही एंजाइम को देखे सबस्ट्रेट क्या होगा, फटाफट बाइंड करना स्टार्ट हो गया एक्टिव साइट में। यहाँ पे देखेंगे कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है, रिएक्शन है, वो क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, जो पहले उसकी वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच द मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स विच इज नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, आप बाद में देखेंगे कि पहले यहाँ पे ढेर सारे एंजाइम है, एक्टिव साइट है, आपने यहाँ पे सबस्ट्रेट ला के रख दिया, अब ये जल्दी बाइंड हो रही है, यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन बहुत तेज के साथ यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, बाद में देख रहे हैं कि आप और भी सबस्ट्रेट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है वी मैक्स अपना ये एकदम मैक्सिमम वेलोसिटी पे आ चुका है। अब इससे ज़्यादा एंजाइम के पास कोई भी एक्टिव साइट खाली नहीं है कि वो बाइंड करे। अब आगे देखेंगे कि जो रिएक्शन है इसकी वेलोसिटी वी मैक्स से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रही है, क्योंकि हम बाहर से कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, हम सबस्ट्रेट और भी ला रहे हैं, फिर भी एंजाइम यहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है। जो वी मैक्स ये कॉन्स्टेंटली यहाँ पे रुक चुका है। दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल आर फीवर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल देयर इज नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बार तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब यहाँ पे एंजाइम थे, हमने ढेर सारे सबस्ट्रेट दिए, सब बाइंड हो गए, और वहाँ पे अचानक से क्या हुआ कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो बढ़ने लगी और यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ने लगा। ठीक है, कुछ टाइम बाद देखते हैं वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। इसके बाद ये वेलोसिटी अब आगे बढ़ी नहीं रही, हम आगे और भी ला रहे हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन और बढ़ा रहे सबस्ट्रेट का, इसके बाद भी ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो एंजाइम के मॉलिक्यूल है बहुत कम है एज कम्पेयर टू किससे, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे जब एंजाइम की मॉलिक्यूल कम है, मतलब उनके एक्टिव साइट पहले से फुलफिल है, पहले से यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट आके फिट हो चुके हैं, तो यहाँ पे एक्टिविटी शो कर नहीं पाएंगे। तो क्या है, यहाँ पे सीधे लिखा गया रीजन कि जो एंजाइम मॉलिक्यूल है यहाँ पे बहुत कम है एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट, जिसकी वजह से अब जो फ्री एंजाइम है यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, और जो एडिशनल सबस्ट्रेट हम ऐड कर रहे हैं ये वेलोसिटी नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनका ग्राफ, ये क्या वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन है, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एंजाइम है ढेर सारे, यहाँ पे सबस्ट्रेट आया तो देख रहे जो सबस्ट्रेट है फटाफट जाके एक्टिव साइट जो भी है एंजाइम के वहाँ पे बाइंड करके, यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट में बढ़ रहे, फटाफट केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वी मैक्स वेलोसिटी से काम चल रहा है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि वी मैक्स कॉन्स्टेंट हो गया, यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब इसके आगे आप हजारों सबस्ट्रेट ला के रख रहे, फिर भी वो क्या हो रहा है, वी मैक्स कॉन्स्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि अब जितने भी मॉलिक्यूल थे किसके, एंजाइम के, उनके एक्टिव साइट में ऑलरेडी सबस्ट्रेट आके बाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एंजाइम के कम होंगे, जिसकी वजह से जो एडिशनल हम यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं अब उनके लिए कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे वी मैक्स क्या होगा, ये सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया। ठीक है, और ये वी मैक्स बाई 2 ये क्या है, km वेलोसिटी है। ठीक है, जहाँ पे वी मैक्स को हम आधे से डिवाइड कर देंगे, हाफ है, इसे हम क्या बोलते हैं, km वेलोसिटी। आगे देखते हैं, the activity of the enzyme is also sensitive to the presence of the specific chemical that bind to the enzyme। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम अगर डाल दिया, हम कोई भी सबस्ट्रेट डाल रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाए, फिट हो जाए, ऐसा नहीं है। जो एक्टिविटी है किसी भी एंजाइम की बड़ी सेंसिटिव है, उनको पता है कि उनको कौन से सबस्ट्रेट बाइंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एंजाइम है ये सारे सबस्ट्रेट को बाइंड कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए क्या है, स्पेसिफिक एंजाइम बने हुए, तो उनकी जो एक्टिविटी है एंजाइम की बड़ी सेंसिटिव है। इनको पता है कि जो इनका केमिकल है, जो इनका सबस्ट्रेट है वो कौन सा है। ठीक है, when the binding of the chemical set of enzyme activity the process is called inhibition and the chemical is called inhibitor। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे भी केमिकल होते हैं जिनका स्ट्रक्चर देखने में एकदम सेम हो सकता है, हम शक्ल। ठीक है, किसके, सबस्ट्रेट के जैसे हम शक्ल। मान लीजिए कोई एंजाइम है, इसको पता है कि इसका सबस्ट्रेट ए है, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन कोई आ गया दूसरा सबस्ट्रेट, वो दूसरा कोई केमिकल है लेकिन वो सबस्ट्रेट है ही नहीं। ठीक है, वो भी एकदम हम शक्ल किसकी तरह दिख रहा है, ए की तरह दिख रहा है। ये क्या करेगा, जाके धोखाधड़ी कर देगा, ये जाके एक्टिव साइट जो बोल सकते हैं जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वहाँ पे बाइंड कर जाएगा। तो ऐसे केमिकल को हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं, जो क्या कर रहे हैं कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम पे वहाँ पे खुद जाके बाइंड कर जा रहे हैं और सबस्ट्रेट को बाइंड ही नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट की कोई जगह नहीं है, वो एक्टिव साइट पे बाइंड ही नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इनहिबिशन बोलेंगे। यहाँ पे रोका जा रहा है केमिकल रिएक्शन को, किसकी मदद से, इनहिबिटर की मदद से। ये भी क्या है, केमिकल है। ठीक है, ये भी क्या है, सबस्ट्रेट के जैसे हैं, इनका हम शक्ल बोल सकते हैं, सबस्ट्रेट की हम शक्ल है, उन्हीं के जैसे, उन्हीं का कोई तरीके से स्ट्रक्चर है, उन्हीं के जैसे पूरे अपने आप को बदल लिए हैं। लेकिन ये क्यों बदले हैं, ताकि ये जो एक्टिव साइट है एंजाइम के वहाँ पे पूरी तरीके से फिट हो जाए। जब एक बार यहाँ पे फिट होगा तो ये एंजाइम कभी अलाउ नहीं करेगा कि और सबस्ट्रेट आके यहाँ पे फिट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे केमिकल को हम लोग क्या बोलेंगे, इनहिबिटर बोलेंगे। When the inhibitor closely resemble to the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of the enzyme, it is called the competitive inhibitor। जब इनहिबिटर पूरी तरीके से एकदम रिसेंबल मिल रहा है सबस्ट्रेट के जैसे, और वो क्या किया, उसने आके एक्टिव साइट जो था सबस्ट्रेट का उसको, ठीक है, सबस्ट्रेट के लिए जो एक्टिव साइट था यहाँ पे एंजाइम में, उसकी जगह ऑक्युपाई कर लिया, ले लिया। ठीक है, धोखाधड़ी से ले लिया, यहाँ पे कंपटीशन करके ले लिया, छीन लिया।
ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इनहिबिटर कौन है, वो केमिकल जो क्या कर रहा है, एंजाइम के जैसा मिलता जुलता है, ठीक है, वो क्या है, इनहिबिटर। और कंपटीशन कर रहा है, किससे कर रहा है, सबस्ट्रेट से। सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल है उनसे कंपटीशन कर रहा है। क्यों कर रहा है, जो एंजाइम का एक्टिव साइट है वहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करने वाले थे, लेकिन उन्हीं के जैसे हम शक्ल कौन थे, यहाँ पे इनहिबिटर प्रेजेंट थे, जो क्या कर रहे थे, उन्हीं के जैसे दिख रहे थे स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूल में इस तरीके से दिख रहे थे, जो क्या कर रहे थे, एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड कर जा रहे थे और सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने दे रहे थे। इस टाइप को हम कंपटीशन को क्या बोलते हैं, हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं, जो कंपटीशन करके आगे निकल जा रहे हैं यहाँ पे। ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी विथ द substrate, the inhibitor compete with the substrate for the substrate binding active site of the enzyme। क्या होता है कि जो इनहिबिटर है उसका स्ट्रक्चर सेम जैसे हम शक्ल है किसका, सबस्ट्रेट के जैसे, उससे क्या कर रहा है, कंपटीशन कर रहा और ये छीन रहा है, क्या, एंजाइम का जो एक्टिव साइट है सबस्ट्रेट से छीन ले रहा है। Consequently, the substrate cannot bind and as a result the enzyme action decline। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इनहिबिटर है ना, ये क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट की जो एक्टिव साइट उसको छीन ले रहा है और खुद जाके बाइंड हो जा रहा है। कहाँ पे बाइंड हो जा रहा है, जो एक्टिव साइट है किसका, एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, यहाँ पे सबस्ट्रेट को बाइंड होना था कोई केमिकल रिएक्शन करने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है, जो इनहिबिटर है ना वो कह रहा है मैं भी तुम्हारे जैसे दिखता हूँ, और एंजाइम के एक्टिव साइट में जाके फिट हो जा रहा है और सबस्ट्रेट को बाइंड ही नहीं होने दे रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है वो रुक जाएगा। वहाँ पे एंजाइम की जो एक्टिविटी है ना वो डिक्लाइन हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन होगा बट स्लो होगा, क्योंकि एंजाइम क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को बहुत तेज रफ्तार में करके कंप्लीट कर देता है। जैसे एग्जांपल है इनहिबिशन ऑफ द सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय द maltonate which is close resemble the substrate succinate in the structure। such competitive inhibitor are often used in the control the bacteria pathogen। क्या हो रहा है, यहाँ पे इनहिबिशन हो रहा है, रोका जा रहा है किसको, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज को। ये क्या है, सबस्ट्रेट है, किसके द्वारा, मेलोनेट। ये मेलोनेट क्या है, ये इनहिबिटर है, याद रखिएगा कि यहाँ पे इनहिबिशन हो रहा है, रोका जा रहा है किनको, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट है। इन सबस्ट्रेट को रोका जा रहा है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर के जैसा कौन देखने में आ रहा है, मेलोनेट आ रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, इनहिबिटर है, जिसकी वजह से ये क्या करे, सबस्ट्रेट की जो जगह थी, एंजाइम की जो एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट की जो जगह थी, अब वहाँ पे कौन आ रहा है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज की जगह, इन सबस्ट्रेट की जगह अब कौन आके बैठ जा रहा है, यहाँ पे आके बैठ जा रहे हैं, मेलोनेट बैठ जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, जो सबस्ट्रेट है वो सक्सिनेट है या फिर बोल सकते हैं सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज है। ठीक है, इनकी जैसा कौन दिख रहा है, जो इनहिबिटर कौन है, मेलोनेट है, ये आके एंजाइम की एक्टिव साइट में आके बैठ जा रहे हैं, जिसकी वजह से एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो कर नहीं पा रही है। ठीक है, और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करना होता है तब। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया और नॉमेनक्लेचर किया गया एंजाइम का। 1000 ऑफ द एंजाइम हैज बीन डिस्कवर, आइसोलेटेड एंड स्टडी। हजारों तरीके के एंजाइम को डिस्कवर किया गया, आइसोलेट किया गया, उनके बारे में स्टडी किया गया है। मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम हैव बीन क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द रिएक्शन दे कैटलाइज्ड। यहाँ पे ज्यादा करके जो एंजाइम है जो निकाले गए हैं, ये डिफरेंट ग्रुप के आधार पर डिफरेंट यहाँ पे रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, कैटलिक एक्टिविटी दिखा रहे हैं अपनी। एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। एंजाइम को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ईच विद 4 to 13 सब क्लासेस एंड नेम अकॉर्डिंग टू दियर 4 डिजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो एंजाइम्स हैं वो उनको कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया, 6 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, और हर क्लास में बोल सकते हैं यहाँ पे 4 to 13 सब क्लासेस बने हुए हैं, और नेम इनका अकॉर्डिंग किसके रखा गया, 4 डिजिट नंबर के अकॉर्डिंग रखा गया है। हम लोग यहाँ पे 6 क्लासेस पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्लास कौन सा यहाँ पे दिया गया है, ऑक्सोरिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज। इसका नाम या तो ऑक्सोरिडक्टेज बोल सकते हैं या फिर डिहाइड्रोजिनेज बोल सकते हैं। एंजाइम विच कैटलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिटवीन द सबस्ट्रेट यस एंड यस एज एग्जांपल, कि ये एंजाइम क्या करते हैं, एक सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करते हैं तो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सोरिडक्टेज बोलते हैं, या फिर सीधे बोल सकते हैं डिहाइड्रोजिनेज का काम क्या है। तो देखिए एक यहाँ पे सबस्ट्रेट है जो क्या हो रहा है, रिड्यूस से यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, दूसरा सबस्ट्रेट जो पहले ऑक्सीडाइज था उसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सोरिडक्टेज। ठीक, दूसरा है ट्रांसफेरेज, नाम से लग रहा है कि कुछ ट्रांसफर करेगा, ये जो एंजाइम है किसी ग्रुप को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। Enzyme catalyze a transfer of the group G other than the hydrogen between the pair of the substrate S and S'। यहाँ पे ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करते हैं कि ये हाइड्रोजन को छोड़ के दूसरे ग्रुप का एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में यहाँ पे क्या करा रहे हैं, ट्रांसफर करा रहे हैं। जैसे कि एक सबस्ट्रेट है जिसके पास ग्रुप G है, दूसरा सबस्ट्रेट क्या है, S' है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये एंजाइम क्या करते हैं, S से ये जो ग्रुप है उसको क्या करें, S' के पास क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर करा रहे हैं। ये हाइड्रोजन नहीं होगा, ये कोई और ग्रुप हो सकता है। आगे देखते हैं हाइड्रोलिसिस में, देखते हैं एंजाइम कैटलाइजिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ द
एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिटिक, कार्बन कार्बन, कार्बन हाइलाइड एंड द फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोलिसिस क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर का एडिशन करा रहे हैं। यहाँ पे कैटालिसिस करा रहे हैं किसमें, एस्टर में हो गया, ईथर में हो गया, पेप्टाइड में हो गया, ग्लाइकोसिटिक होगा, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है में सैचुरेटेड कार्बन की बात की गई है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की गई है। फिर यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड की बात की गई है, यहाँ पे फॉस्फोरस नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड के बारे में बात की गई है। यहाँ पे कौन हेल्प करेगा, हाइड्रोलिसिस एंजाइम। लाइएसिस, एंजाइम दैट कैटलाइजेस द रिमूवल ऑफ द ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय द मैकेनिज्म ऑफ अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग द डबल बॉन्ड। यहाँ पे जो लाइस एंजाइम है ये क्या कर रहे हैं, ऐसे एंजाइम है जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बन के से जो भी यहाँ पे कंपाउंड है, जो सबस्ट्रेट है, उनके ग्रुप को रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ना करके ये दूसरे मेथड से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबस्ट्रेट को अलग कर दे रहे हैं और जो उनके ऊपर जो ग्रुप लगे हैं उनको अलग कर दे और सबस्ट्रेट के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करा रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कार्बन कार्बन है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है, इनके पास XY ग्रुप है। यहाँ पे जो लाइस है ये एंजाइम क्या करेंगे, ये जो ग्रुप है ना इनको हटा देंगे यहाँ से और इनके बीच में क्या करें, डबल डबल का यहाँ पे हो सकते हैं कार्बन के बीच में डबल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा देंगे। आगे देखते हैं, आगे है आइसोमेरेज। नाम से लग रहा है कि ये आइसोमेरिज्म या फिर ये कोई ढेर सारे अपने स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। इंक्लूडेड द ऑल द एंजाइम कैटलाइजिंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ द ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक एंड पोजिशनल आइसोमर। आइसोमेरेज एंजाइम क्या करते हैं, ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या कर रहे हैं, इंटर कन्वर्जन करा रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमर बना रहे हैं तो कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना रहे हैं, कहीं पोजिशनल आइसोमर बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे ग्रुप को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐड करते जा रहे हैं। लाइगेसेस की बात करते हैं, ये लाइगेसेस थे, ये लाइगेसेस हैं। इनका मेन काम क्या करना है, जोड़ना है। आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि लाइगेस की मदद से क्या हो रहा था, रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन हो रही थी। देखिए लाइगेसेस क्या होते हैं, एंजाइम कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर टू कंपाउंड। ऐसे एंजाइम क्या कर रहे हैं, अपने कैटलिस्ट पावर यहाँ पे शो करके दो कंपाउंड को जोड़ने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल है एंजाइम विच कैटलाइजिंग द ज्वाइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन एक्सेट्रा बॉन्ड्स। ठीक है, ऐसे एंजाइम क्या करते हैं, दो कंपाउंड को जोड़ने में हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन को जोड़ा जा रहा है, कार्बन सल्फर को, कार्बन नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस ऑक्सीजन को जोड़ने में हेल्प कर रहे हैं। आगे देखते हैं कोफैक्टर्स। जो कोफैक्टर होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन प्रोटीनियस कंस्टिट्यूएंट होते हैं। देखिए ये प्रोटीन के बने नहीं होते हैं। कोई भी एंजाइम है वो अपनी कैटलिस्ट एक्टिविटी कब दिखा रहा है, कब पूरी तरीके से परिपूर्ण है वो, ठीक है। हम बोल सकते हैं हैलो एंजाइम इक्वल टू होता है एप्पो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। जो एप्पो एंजाइम है क्या है, ये प्रोटीनियस पार्ट है एंजाइम का, और जो कोफैक्टर होते हैं ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट होते हैं। तो याद रखिएगा जो हैलो एंजाइम होंगे पूरी तरीके से एंजाइम कोई भी कैटलिस्ट एक्टिविटी करने जा रहा है तो इसका मतलब वो कैसा होगा, हैलो एंजाइम होगा। और उसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट है, एक होगा एप्पो एंजाइम, दूसरा हो गया कोफैक्टर। एप्पो एंजाइम कैसा, प्रोटीनियस है, और जो कोफैक्टर है ये कैसे होते हैं, नॉन प्रोटीनियस पार्ट है एंजाइम के। आगे देखते हैं यहाँ पे, एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पेप्टाइड चेन। जब एंजाइम होते एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं, क्योंकि प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं वो टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है। हाउएवर देयर आर अ नंबर ऑफ केस इन विच नॉन प्रोटीनियस कंस्टिट्यूएंट कॉल्ड द कोफैक्टर आर बाउंडेड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटलिस्टिकली एक्टिव। ठीक है, जो एंजाइम है हमको पहले से पता है कि वो कैसा प्रोटीनियस नेचर का है, ठीक है, लगभग सारे एंजाइम। कुछ को छोड़ दिया जाए तो क्यों, क्योंकि उनके पास क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, अमीनो एसिड वहाँ पे जुड़े हुए, वहाँ पे टर्शियरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन का। लेकिन आपको पढ़ने में ये केस देखने को मिलेगा कि कोई एंजाइम अपनी कैटलिस्ट एक्टिविटी तब दिखा पाता है उसके पास जब नॉन प्रोटीनियस कंस्टिट्यूएंट होता कोफैक्टर। जब ये कोफैक्टर किसी एंजाइम के साथ बाउंड कर जाए, ठीक है, उससे जुड़ जाए, तो वो एंजाइम क्या हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, उसके पास क्या हो जाता है, कैटलिस्ट एक्टिविटी आ जाता है। कोई एंजाइम है जो प्रोटीन से बना हुआ है, अभी ये एंजाइम बेकार है, इसके पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि किसी भी रिएक्शन को बहुत जल्दी दिखाए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कौन आ जाए, कोफैक्टर, नॉन कंस्टिट्यूएंट पार्ट यहाँ पे आ जाए प्रोटीन का, ये जाके जुड़ जाए किसी एंजाइम के पास, तो ये एंजाइम क्या हो गया, शक्तिशाली हो गया। अब ये जाके कोई भी रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है। इन दिस इंस्टेंस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड द एप्पो एंजाइम। ठीक है, जो प्रोटीन वाला पोर्शन है एंजाइम को उसे क्या बोलते हैं, एप्पो एंजाइम बोलते हैं। और एप्पो एंजाइम प्लस कोफैक्टर को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, हैलो एंजाइम बोलते हैं। जो एप्पो एंजाइम होगा वो कैसा है, प्रोटीनियस पार्ट है एंजाइम का, और जो कोफैक्टर है वो कैसा है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। 3 काइंड ऑफ द कोफैक्टर में भी आइडेंटिफाई, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, कोएंजाइम हो गया, कोफैक्टर नहीं है कोएंजाइम है यहाँ पे, एंड मेटल आयन। यहाँ पे 3 टाइप के आपको कोफैक्टर देखने को मिलेंगे और तीनों ही क्या है, तीनों ही नॉन प्रोटीनियस होंगे। पहला क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, दूसरा हो गया कोएंजाइम है,
तीसरा हो गया मेटेलिक आयन है, मेटल के आयन है। देखिए यहाँ पे अब एक एक करके पढ़ते हैं। द प्रोस्थेटिक ग्रुप आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कोफैक्टर इन दे आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। जो बोल सकते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये क्या है, कोफैक्टर्स हैं, उनके एक पार्ट है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के होते हैं, ये दूसरे कोफैक्टर से अलग इसलिए हैं क्योंकि जो ये एपो एंजाइम है, जो प्रोटीनियस एंजाइम का पार्ट है, उससे ये टाइटली बाउंड करते हैं, एकदम टाइटली बॉन्ड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल परऑक्सीडेज हो गया, कैटालेज हो गया, विच कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ द हाइड्रोजन परऑक्साइड टू द वाटर एंड ऑक्सीजन। जो परऑक्सीडेज की बात करते हैं या फिर कैटलिस्ट की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है इनका ब्रेकडाउन कराते हैं किनमें, वाटर में प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, उनमें हेल्प कराते हैं। जो हेम है, हेम ग्रुप जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है एंड इट इज द पार्ट ऑफ द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। जो हेम है ये कैसा ग्रुप है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है और ये सारे पार्ट है किसके, एक्टिव साइड के एंजाइम के। तो याद रखिएगा यहाँ पे कोई भी एंजाइम शक्तिशाली तब होगा जब उसके पास कोफैक्टर होगा जो कि नॉन प्रोटीनियस होगा। जो प्रोटीन वाला पार्ट है एंजाइम का उसे क्या बोल रहे हैं, एपो एंजाइम बोल रहे हैं। जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है उसे क्या बोलेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर तीन तरह के होंगे, पहला कैसे होंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, दूसरा होगा को एंजाइम होगा, तीसरा जो होगा मेटल आयन होगा। हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में देखते हैं कि कैसे होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। दूसरे कोफैक्टर से इसलिए अलग है क्योंकि ये एपो एंजाइम को एकदम टाइटली पकड़ के रखते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली बनते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया, परऑक्सीडेज हो गया, कैटालेज हो गया, जो कैटलाइज कराते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड को किसमें, वाटर और ऑक्सीजन में। इसके अलावा जो हेम ग्रुप है ये क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ये किसका पार्ट है, एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम का पार्ट है। फिर देखते हैं को एंजाइम, ये भी क्या है, कोफैक्टर है। कोएंजाइम आर आल्सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कैटलिस्ट। जो कोएंजाइम है ये भी क्या है, नॉन प्रोटीनियस है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने हैं। अब तक हम ये भी देखे प्रोस्थेटिक ग्रुप ये भी ऑर्गेनिक थे, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने, लेकिन इनका जो एसोसिएशन, इनका जो लगाव है किनके साथ, एपो एंजाइम के साथ, वो बड़ा ट्रांजिएंट है, बहुत शॉर्ट टाइम तक है ये। ठीक है, शॉर्ट लिव होंगे, तभी तक होंगे जब तक कैटलिस्ट एक्टिविटी चल रही है, इसके बाद खत्म। बोल सकते हैं ये केवल ट्रांजिट स्टेट दिखाते हैं। और कब होते हैं ये, जब कैटलिस्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जब एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है तब होगा। Furthermore, the coenzyme serve as the cofactor in a number of different enzyme catalyze the reaction। यहाँ पे बोला गया है कि जो कोएंजाइम होते हैं ये कोफैक्टर के अलावा बहुत डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कैटलिस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम आर विटामिन। जो एसेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा जो एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट होते हैं बहुत सारे जो कोएंजाइम के, वो क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, वाइटामिन होते हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल है कोएंजाइम निक्टोअमाइड एडेनिन, यहाँ पे दिया गया है। आगे डाई न्यूक्लियोटाइड NAD एंड NADP कंटेन द विटामिन नाइसिन। ठीक है, यहाँ पे जो कोएंजाइम है जिनका ये पूरा नाम दिया गया है NAD और NADP, इनके पास कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B3 होता है। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं, ठीक है, विटामिन के यहाँ पे बोल सकते हैं एसेंशियल कंपोनेंट है कौन से, ये जो कोएंजाइम है ये। इसके अलावा हम लोग देखते हैं मेटल आयन की तरफ चलते हैं। ए नंबर ऑफ द एंजाइम रिक्वायर्ड द मेटल आयन फॉर द ईयर एक्टिविटी विच फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ साइड chain at the active site and the same time for the one or more coordination bond with the substrate. Example, zinc is the cofactor for the prolytic enzyme for carboxypeptidase। देखिए मेटल आयन है तो ये कैसा बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये एक साइड अपना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, दूसरा साइड जो है एक्टिव साइड, जो एक्टिव साइड है दूसरा साइड छोड़ रहे हैं, किसके लिए छोड़ रहे हैं, सबस्ट्रेट के लिए छोड़े ताकि ये और भी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए। ठीक है, यहाँ पे जो लिंकेज होगा ये बॉन्ड की मदद से जोड़ रहे हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं कि ढेर सारे जो एंजाइम्स हैं यहाँ पे मेटल आयन की रिक्वायरमेंट हो रही है, इनकी एक्टिविटी क्या हो रही है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू हो रही है। एक साइड चेन में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहाँ बना रहे हैं, एक्टिव साइड से बन रहा है। दूसरे साइड पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक से ज़्यादा या बोल सकते हैं दो या एक से ज़्यादा या दो बोल सकते हैं यहाँ पे सबस्ट्रेट अपना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। किनके साथ बना रहे हैं, ये जो मेटल आयन है इनके साथ बना रहे हैं। जैसे एग्जांपल है जिंक के आयन की आवश्यकता तब होती है जब प्रोटोलिटिक एंजाइम है, प्रोटीन तोड़ा जाता है जिसका नाम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जो कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। ठीक है, तो वहाँ पे जिंक आयन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। द कैटलिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम विच इज जस्टिफाई दैट दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कैटलिस्ट एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। जो कैटलिस्ट एक्टिविटी है किसी एंजाइम की खत्म हो जाएगी जैसे ही कोफैक्टर वहाँ से निकाल दिया जाए। अगर हमने किसी एंजाइम से कोफैक्टर रिमूव कर दे तो एंजाइम बेकार है, वो आगे अब कोई भी कैटलिस्ट एक्टिविटी शो नहीं कर सकता है। इसीलिए कोई एंजाइम अगर कैटलिस्ट एक्टिविटी शो कर रहा है उसके पास क्या होगा, कोफैक्टर होंगे। ठीक है, कोफैक्टर तीन तरह के होंगे,
पहली बात तो को फैक्टर कैसे होंगे, नॉन प्रोटीनियस होंगे, और कोई एंजाइम है तो वो प्रोटीनियस होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्को एंजाइम बोलेंगे। अगर वो एक्टिविटी शो कर, इसका मतलब उसके पास जो को फैक्टर होंगे वो कैसे हैं, नॉन प्रोटीनियस है। 3 टाइप के होंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, को एंजाइम होंगे, इसके अलावा कौन होंगे, मेटल आयन। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होंगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये क्या करते हैं, एक्को एंजाइम जो एंजाइम है उससे क्या करते हैं, टाइटली बाउंड है। एग्जाम्पल जैसे पेरोक्सीडेज हो गया, कैटलेस हो गया, जो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ रहे हैं। इसके अलावा जो हेम है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप का बना हुआ है। फिर देखते हैं जो को एंजाइम है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इनका जो एसोसिएशन होता है, इनका जो लगाव होता है, इनका जो बॉन्ड होता है, ये एपो एंजाइम से बहुत थोड़े समय तक होता है, ट्रांजिएंट होता है। जो कब होता है, जब कैटलिस्ट हो रहा है उसी टाइम हो रहा है, कैटलिसिस प्रोसेस के टाइम ही हो रहा है। इसके अलावा जो को एंजाइम होते हैं, ये को फैक्टर के अलावा डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कैटलिस्ट रिएक्शन में हेल्प करते हैं, जो कि ये केमिकल कंपोनेंट है किसके, वाइटामिन्स के, ठीक है। बहुत सारे जो को एंजाइम होते हैं ये वाइटामिन्स के बहुत एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं ये। जैसे एग्जांपल दिया गया है, को एंजाइम निक्टोअमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड एनाइड और NADP जो कंटेन कर रही है, क्या है, ये दोनों ही NAD NADP ये दोनों ही क्या है, ये है को एंजाइम है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, विटामिन B3 में, या फिर बोल सकते हैं नाइसिन में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो मेटल आयन है ये कैसे होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे। पहली चीज देख लीजिए, ये क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे लिखा गया कि ढेर सारे जो एंजाइम हैं, जो मेटल आयन की जिनको आवश्यकता होती है, ये अपनी एक्टिविटी तब शो करती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं किससे, जो एंजाइम का एक्टिव साइड है उसके साथ ये मेटल आयन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देते हैं। इसके अलावा उसी सेम टाइम पे क्या होता है, और भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन बना रहा है, सबस्ट्रेट बना रहा है, किससे, एक्टिव साइड पे बना रहा है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, जिंक आयन की आवश्यकता कब होती है, जब प्रोटीन को तोड़ना होता है। प्रोटीलिटिक यहाँ पे क्या होता है, एक्टिविटी होती है, जब प्रोटीन को तोड़ना होता है, जब कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन को तोड़ने के लिए, तब यहाँ पे जिंक आयन जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, जो एंजाइम है कौन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इनके एक्टिव साइड पे ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। और बाकी 1 या 2 उससे ज़्यादा यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, कहाँ पे, इनके एक्टिव साइड पे एंजाइम पे, तब जाके यहाँ पे पूरी तरीके से कैटलिस्ट होता है। अगर हम बात करते हैं, अगर कोई एंजाइम है जिसके पास को फैक्टर निकाल दें, हम बोल दें कोई एंजाइम है, उससे हम क्या करें, को फैक्टर को रिमूव कर दे रहे, अब वो एंजाइम कैसा हो गया है, बेचारा हाथ पैर उससे खत्म हो गया, उसका पावर खत्म हो चुका है, उसके हथियार उससे छीन लिए गए हैं, तो अब वो कैसा होगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो को फैक्टर है बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई एंजाइम अगर कैटलिस्ट एक्टिविटी कर रहा है तो उसके पास को फैक्टर होना ज़रूरी है, ठीक है। ये टेस्टिफाई करता है कि एंजाइम के पास अगर कैटलिस्ट एक्टिविटी है तो ये किसकी मदद से है, को फैक्टर की मदद से है। ये चैप्टर तो खत्म हो चुका है, चलिए समरी एक बार देख लेते हैं। Although there is the wavering diversity of the living organism, their chemical composition and metabolic reaction appear to be remarkably similar, ठीक है। लगभग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर अर्थ क्रस्ट है, लगभग सारे जो केमिकल कंपोजिशन या मेटाबॉलिक रिएक्शन है लगभग सेम है। The elemental composition of the living tissue and non-living matter appear to be similar when analyzed क्वालिटेटिवली, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं, एक बार अर्थ क्रस्ट पे जाइए, एक वहाँ पे देख रहे हैं एलिमेंट का कंपोजिशन की कैसे वहाँ पे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, या फिर किसी लिविंग सिस्टम या लिविंग टिश्यू में देख रहे हैं एलिमेंट का, तो यहाँ पे आपको कंपोजिशन लगभग सेम देखने को मिलेंगे, बस यहाँ पे परसेंटेज क्या होगा, कम ज़्यादा प्रेजेंट होगा। आप यहाँ पे कैसे देखेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, ठीक है, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव, कि कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में मिल रहे हैं, कौन कौन से लिविंग सिस्टम में मिल रहे हैं। However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon, hydrogen, oxygen is higher in living system when compared to inanimate matter. एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा एकदम क्लोजर, अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया है, क्लोजली वहाँ पे एग्जामाइन किया है, स्टडी किया है, आपने देखेंगे कि जो लिविंग सिस्टम है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट जो होंगे लिविंग सिस्टम में ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नॉन लिविंग मैटर, ठीक है। इनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग। द मोस्ट अबेंडेंट केमिकल इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वाटर। अगर सबसे ज़्यादा अबेंडेंट केमिकल या सब्सटेंस पूछा जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सिस्टम की बॉडी में, वो क्या होगा, पानी होगा, वाटर होगा। 70 to 90% वाटर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। देयर आर 1000 ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, जो कि 1000 डेल्टन से कम है, उसे हम बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं। बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है लगभग 1000 डेल्टन से जो कम है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, बायोमॉलिक्यूल या बायो माइक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे।
अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड शुगर हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेस आर द सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन ये जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए हैं इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है 1000 डाल्टन से कम है, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड शुगर हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया, नाइट्रोजन बेस हो गया। ठीक है, लिपिड नहीं होगा। लिपिड का भी मॉलिक्यूलर वेट क्या है 800 डाल्टन से कम है, लेकिन इसको क्या कहाँ रखा गया है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि जब भी हम लोग सेल को, ठीक है, लिविंग टिश्यू है उसका, सेल को हम उसको तोड़ रहे हैं, उसकी चटनी बना रहे हैं, उस समय क्या होता है जो लिपिड होते हैं सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनल के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, छोटे छोटे विसाइकल्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से बोल सकते हैं जो कॉटन है, कॉटन क्लॉथ हो गया, जो चीज़ क्लॉथ हो गया, उसको उसके पोर को नहीं ये पार कर पाते हैं, क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये कहाँ रह जाते हैं, रिटेंटेड में रह जाते हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रह जाते हैं। और वैसे भी लिपिड क्या होते हैं, एसिड इनसॉल्युबल है। ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल वाले फ्रैक्शन में होते हैं, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल। इनका मॉलिक्यूलर वेट बट 1000 डाल्टन से कम है। ठीक है, और ये लिपिड जो होते हैं पानी में सॉल्युबल भी नहीं है। There are 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड एंड 5 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, 20 टाइप के ही अमीनो एसिड जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जो प्रोटीन है हमारा ये हेट्रोपॉलीमर है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड बनते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हुए चले जाते हैं, एक चेन बन जाता है। अगर हम बात करते हैं 5 न्यूक्लियोटाइड्स की, तो प्यूरिन हो गया और पिरामिडिन हो गया। यहाँ पे जो प्यूरिन होंगे ए और जी होगा, एडनिन हो गया, ग्वानिन हो गया। पिरामिडिन की बात करते हैं, यूरेसिल जो होगा ये आरएनए में होगा, डीएनए में नहीं होगा। यहाँ पे थाइमिन जो होगा डीएनए में होगा, आरएनए में नहीं होगा। इसके अलावा साइटोसिन हो गया। तो यहाँ पे 5 टाइप की यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा कि ये 5 कार्बन का शुगर है, राइबोस शुगर है, अगर आरएनए के केस में डीऑक्सी राइबोस शुगर है, डीएनए के केस में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पहले कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ा होगा, किससे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अगर 5वें कार्बन पे हम देखेंगे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, किस बॉन्ड से, एस्टर बॉन्ड से। इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ठीक है, ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन हम बात करते हैं अगर दूसरा कार्बन, जो राइबोस शुगर का दूसरा कार्बन, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन भाग गया, तो इसे क्या बोलेंगे, डीऑक्सी राइबोस शुगर बोलेंगे। पहले कार्बन पे हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और जो 5वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए एस्टर बॉन्ड से। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ते हैं, मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, यहाँ पे 5वें कार्बन फॉस्फेट है, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहे हैं कि जो इसका तीसरा कार्बन होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, और जो 5वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, ये दोनों आके यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाएंगे। और इसी तरीके से और भी चेन बन रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज की तरह पूरा एक न्यूक्लियोटाइड का चेन बना रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। ठीक, फैट एंड ऑयल आर ग्लिसराइड इन विच द फैटी एसिड आर स्टिफाइड टू ग्लिसरॉल। जो फैट ऑयल होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, ग्लिसराइड होते हैं, जो क्या करते हैं, जिसमें से हम फैटी एसिड को क्या करते हैं, स्टिफाइड करते हैं ग्लिसरॉल से। फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। फॉस्फोलिपिड कंटेन द एडिशनल फॉस्फोरिलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ओनली 3 टाइप ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल, यहाँ पे ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल लिखना था कि यहाँ पे 3 टाइप के ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल देखने को मिलते हैं। कौन है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेक्राइड आर फाउंड इन दी लिविंग सिस्टम। क्यों, क्योंकि प्रोटीन हो गया, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो गया, डीएनए आरएनए हो गया, चाहे पॉलीसेक्राइड्स हो गए, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 1000 से लेकर हम बोल सकते हैं 10,000 तक या उससे ज़्यादा डाल्टन तक होता है। ठीक, लिपिड जो होते हैं ये भी बायोमैक्रोमोलिक्यूल में रखे जाते हैं, बट इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन से भी कम रहता है। तो यहाँ पे देखिए, लिपिड बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विद द मेम्ब्रेन सेपरेटेड इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। ठीक है, इनको इसलिए रख दिया गया है बायोमैक्रोमोलिक्यूल में क्योंकि ये वहीं पे रह गए, वाटर, ये बोल सकते हैं वाटर में इनसॉल्युबल है। इसके अलावा ये छोटे छोटे वेसाइकल बना देते हैं। जब हम लोग सेल को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, रप्चर करते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो ये जो लिपिड प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में, ऑर्गेनल्स के अंदर, ये क्या होते हैं, छोटे छोटे वेसाइकल्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फिल्ट्रेट है उसमें ये पाए नहीं जाते, ये रिटेंटेड में रह जाते हैं। इसीलिए इनको कहाँ रखा गया है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल में रखा गया है। बायोमैक्रोमोलिक्यूल आर पॉलीमर्स, ये जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल होते हैं ये क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक विच आर डिफरेंट, ये क्या करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक, छोटे छोटे मोनिमर को जोड़ जोड़ के क्या करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, जो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, जो प्रोटीन है ये जनरली 20 टाइप के डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से बनते हैं। किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। ये कैसे बनता है, एक अमीनो ग्रुप का COH बॉन्ड दूसरे अमीनो एसिड के जो अमीनो ग्रुप है वहां पे क्या होते हैं, वाटर का रिमूवल हो जाएगा और यहाँ पे CO और कौन बचेगा, NH बच जाएगा। तो जो CONH है ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ये क्या करते हैं, 2 डिफरेंट अमीनो एसिड को जोड़ने में हेल्प करते हैं। इसी वजह से हमारा जो प्रोटीन है वो हेट्रोपॉलीमर है, ये डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से बना हुआ है। फिर देखते हैं जो न्यूक्लिक एसिड है, RNA है, DNA है, ये कंपोस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड से है। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं।
बायोमैक्रोमोलिक्यूलर हायरार्ची स्ट्रक्चर देखिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कोऑर्डिनेटरी। जो बायोमैक्रोमोलिक्यूलर, फॉर एग्जांपल मैं प्रोटीन की बात करती, इनमें 4 स्ट्रक्चर हमने देखा था। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था एक लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, कोई रॉड नहीं था, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था। जो लेफ्ट एंड था उसे हम क्या बोल रहे थे, एन टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे पहला अमीनो एसिड जुड़ा था। जो राइट एंड था इसको हम क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल, यहाँ पे लास्ट अमीनो एसिड जुड़े थे। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको किस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला था, राइट हैंडेड हेलिकल, ठीक है। यहाँ पे अल्फा हेलिकल या फिर बीटा शीटेड यहाँ स्ट्रक्चर देखने को मिला था। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर था वो कैसे थे, यहाँ पे आपको देखने को मिला था एक्टिव साइट, ठीक है। ये कैसे थे कि बोल सकते हैं हॉलो वुलन लाइक शेप था यहाँ पे, और कोऑर्डिनेटरी में आपको देखने को मिला था कहीं कहीं पे इस तरीके से पूरी तरीके से फोल्डिंग है, कहीं पे लीनियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला था 4 लेवल की स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड सर्व एज द जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड होंगे, चाहे डीएनए होंगे चाहे आरएनए की जेनेटिक मटेरियल में हेल्प करते हैं। पॉलीसेक्राइड आर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इन द प्लांट, फंजाई एंड ऑल्सो द एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड। जो पॉलीसेक्राइड्स हैं ये क्या है, कंपोनेंट है, जैसे सेल वॉल में किससे, प्लांट हो गया, फंजाई हो गया। इसके अलावा जो आर्थ्रोपोड का जो बाहर का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कोई कॉकरोच है, उसका जो बाहर का एक्सोस्केलेटन है वो किससे बना हुआ, पॉलीसेक्राइड से बना हुआ, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड से बना हुआ है। दे ऑल्सो आर स्टोरेज फॉर्म ऑफ द एनर्जी, एग्जाम्पल स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। जो पॉलीसेक्राइड है प्लांट में खाना स्टोर किस फॉर्म में करे, स्टार्च के। अगर एनिमल की बात करते हैं वहाँ पे ग्लाइकोजन के फॉर्म में खाना स्टोर हो रहा है। प्रोटीन सर्व एज द वैरायटी ऑफ द सेलुलर फंक्शन, प्रोटीन के पास डिफरेंट फंक्शन थे सेल के अंदर, जैसे कि मैट्रिक्स बनाना, कोलेजन हो गया, एंटीबॉडी बनाना, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे थे। बहुत डिफरेंट यहाँ पे काम देखने को मिल रहे थे प्रोटीन का। मेनी ऑफ द देम आर एंजाइम, सम आर एंटीबॉडीज, सम आर रिसेप्टर्स, सम आर हार्मोन्स एंड सम अदर आर स्ट्रक्चर प्रोटीन, ठीक है। इनमें से कुछ कैसे थे, एंजाइम्स में हेल्प करते, कुछ एंटीबॉडी बना रहे थे, जो हमारे बॉडी में एंटीजन है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं। कुछ रिसेप्टर है, जैसे हम स्मेल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, जो वहाँ पे रिसेप्टर वो क्या है, प्रोटीनियस रिसेप्टर प्रेजेंट है। कुछ का फंक्शन है, प्रोटीन का जो फंक्शन है हार्मोन्स का है, जैसे पिट्यूटरी के हार्मोन्स हो गए, ठीक है। ये जो हमारे हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है कैसे हैं, ये प्रोटीनियस हैं। इसके अलावा ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं, जैसे कि कोलेजन की बात करते हैं। अगर एनिमल वर्ल्ड की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन पाया जाएगा, कोलेजन। अगर हम लोग पूरे बायोस्फीयर की बात करेंगे तो प्लांट में बनने वाला कौन है, यहाँ पे बोल सकते हैं कौन है, वो है रिबिस्को। यहाँ पे लिखा हुआ भी देखिए, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। जो कोलेजन है सबसे ज़्यादा ऐसा प्रोटीन है जो एनिमल में पाया जाता है, वो कौन है, कोलेजन है। इसके अलावा लिखा गया है रिबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रिबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन दी होल ऑफ द बायोस्फीयर। अगर पूरे बायोस्फीयर में देखा जाएगा तो जो रिबिस्को है ये प्रोटीन पाया जाता है। अगर एनिमल में सिर्फ देखा जाएगा तो कोलेजन मोस्ट अबंडेंट होगा। रिबिस्को का जो फुल फॉर्म है रिबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है, ठीक। एंजाइम आर द प्रोटीन विच कैटलिस्ट द बायोकेमिकल रिएक्शन इन दिस सेल। जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इनका मेन काम होता है जो बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या कराना, कैटलिस्ट की तरह काम करना। राइबोजाइम आर द न्यूक्लिक एसिड विद द कैटलिस्ट पावर। जो राइबोजाइम होता है ये न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसे कि आरएनए से बना हुआ, इसके पास क्या होता है, कैटलिस्ट पावर होता है, ये भी कैटलिसिस कर सकता है। प्रोटीनियस एंजाइम एक्सहिबिट द सबस्ट्रेट स्पेसिसिटी रिक्वायर्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच फॉर द मैक्सिमम एक्टिविटी। जो प्रोटीनियस एंजाइम है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लिखा गया लाइन, ऐसा तो एनसीईआरटी में नहीं लिखा लेकिन समरी में छिपा हुआ। देखिए जो प्रोटीनियस एंजाइम होंगे, जो न्यूक्लिक एसिड से बने हुए एंजाइम है जैसे राइबोजाइम, ये भी कैटलिस्ट पावर रखते हैं, लेकिन जो प्रोटीन से बने हुए एंजाइम है उनके लिए खास बात देखिए, जो प्रोटीनियस एंजाइम होते हैं वो क्या है, उनके पास सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिसिटी होता है कि कौन सा सबस्ट्रेट आके उनके एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाएगा। दूसरा चीज़ इनके पास क्या होता है, नैरो रेंज पे अपना एक्टिविटी शो कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, तो किसी नैरो पीएच पे, नैरो यहाँ पे टेम्परेचर पे काम करेंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर उसे बोलते हैं, ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं, जहाँ पे एंजाइम अपनी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा शो करता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इस ऑप्टिमम पीएच या टेम्परेचर से ऊपर चले जाएँ या फिर इससे बिलो चले जाएँ तो आपको एक्टिविटी कम देखने को मिलेगी किसकी, एंजाइम की। तो यहाँ पे बोला गया जो प्रोटीनियस एंजाइम होंगे, जो प्रोटीन से बने हुए एंजाइम होंगे, उनके पास क्या होगा, सबस्ट्रेट स्पेसिसिटी होगी, कौन सा सबस्ट्रेट उनके एक्टिव साइट को बाइंड करेंगे। दूसरा क्या है, इनके पास क्या होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा और ऑप्टिमम पीएच होगा जिसपे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगी। क्यों ऐसा हो रहा है, दे आर डिनेचर एट हाई टेम्परेचर। जो एंजाइम होंगे, प्रोटीन से बने हुए जो एंजाइम होंगे, उनके पास क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे टूट जाएंगे। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का डिनेचर हो जाएगा, टूट जाएगा। एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर द रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं एंजाइम का इस्तेमाल किसी भी रिएक्शन में क्यों किया जाता है, ये क्या करते हैं, मान लीजिए ये सबस्ट्रेट है,
ठीक है। इसके पास हाई पोटेंशियल एनर्जी है, सबस्ट्रेट को क्या करना है, प्रोडक्ट में बनना है, तो आपने एंजाइम नहीं दिया, तो यहाँ पे आपको जो एक्टिवेशन एनर्जी, जो बैरियर है सबस्ट्रेट से लेकर यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ तक, जो बैरियर, इसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, तो सबस्ट्रेट को बहुत स्लोली वो प्रोडक्ट में बनेगा, इसको टाइम लगेगा। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे एंजाइम लगा दिया, यहाँ पे एंजाइम रख दिया, इसने क्या किया, इस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने में जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो बैरियर था, उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एंजाइम ने अपनी एक्टिविटी शो की। यहाँ पे जो एंजाइम है ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, जिसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शन होगा बहुत फास्ट हो जाएगा। जैसे हमने देखा था एग्जांपल CO2 प्लस वाटर, ठीक है। यहाँ पे जब हमने कोई एंजाइम इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ क्या बना, कार्बोनिक एसिड बना, ठीक। 1 घंटे के अंदर में 600 मॉलिक्यूल बन रहे थे कार्बोनिक एसिड में, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। अब देखिए प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में देखिए CO2 प्लस वाटर, जो साइटोप्लाज्म में एंजाइम है कौन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये क्या बना रहे हैं, कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं। 1 सेकेंड के अंदर आपको कितने मॉलिक्यूल देखने को मिले, 6 लाख मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड बन जा रहे हैं। तो मतलब कि एंजाइम के आते ही क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ गए, यहाँ पे 10 मिलियंस टाइम क्या हो गए, ज़्यादा बढ़ने लगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो एंजाइम होते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, जो बैरियर है सबस्ट्रेट और बोल सकते हैं सबस्ट्रेट से लेके उनके बीच के जो ट्रांसफॉर्मेशन बैरियर है, ट्रांजिएंट स्टेट में जो बैरियर है, इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और ये इस बैरियर को कम करते हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट ईजिली प्रोडक्ट बना लेता है कम समय में, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कैरी द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एंड आर पास फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू द प्रोजेनी। जो न्यूक्लिक एसिड है, चाहे DNA हो गए, चाहे RNA हो गए, ये क्या करते हैं, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, ठीक है। कहाँ से, अपने पेरेंट्स से लेके, पेरेंटल जनरेशन से, पेरेंट्स से कहाँ जाते हैं, ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चों में जाते हैं, प्रोजेनी में जाते हैं। यहाँ पे कौन हेल्प कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड कर रहा है, DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है। अगर DNA है, ठीक है, या फिर RNA है, खुद का अपनी कॉपी बना रहा है, तो क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन हमें आगे लेके जाना है, तो हमें क्या करनी पड़ेगा, जो हमारा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का जो बोल सकते हैं मेन जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, DNA होता है। DNA को RNA बनाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा प्रोसेस। अब ये RNA क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, क्योंकि यही प्रोटीन इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है कहाँ से, पेरेंट्स से बच्चों में लेके जा रहा है, ऑफस्प्रिंग में लेके जा रहा है। तो RNA से जो प्रोटीन बन रहा है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे, और यही प्रोटीन क्या कर रहा है, जीन है, यही कोड कर रहा है, यही इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है विद समरी, ठीक है। कल हम लोग इस चैप्टर का जितने भी PYQ अब तक आ चुके हैं नीट में, उसको कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर देंगे। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है, तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो भी प्रॉब्लम है मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।